नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। लेक्चर नंबर 10 पर डिस्कस करेंगे हम यानी कि इससे पहले 9 लेक्चर हमारे अब तक हो चुके हैं हिंदी भाषा और संस्कृति में, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर वाला जो सब्जेक्ट आपका फाउंडेशन का वो कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल न्यू बैच के अकॉर्डिंग आपका ये हिंदी भाषा वाला पार्ट चल रहा है और इसमें 9 लेक्चर अब तक हो चुके हैं। आज हम 10वां लेक्चर इसका कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के 10वें लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अक्षर निबंध के बारे में जो कि शरद जोशी जी के द्वारा लिखा गया है, और ये अवसर जो है एक व्यंग्यात्मक निबंध है। सरकार और समाज की कमियों के ऊपर लिखा गया एक व्यंग्यात्मक निबंध है ये। तो दोस्तों, हम इस सेशन में सिर्फ इस निबंध पर ही डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इस निबंध पर डिस्कस करने के साथ साथ में हम ये भी समझेंगे कि इस वाले पोर्शन से हम किस तरह से जो है अपनी जो है एग्जाम के अकॉर्डिंग या एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन से कंटेंट को हम यहाँ पर जो है तैयार करें और कौन सा छोड़ना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के जो मैं आपको जो आज कंटेंट देने जा रहा हूँ स्लाइड के माध्यम से, वो पूरा आपका एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब सिंपल सा कि जो एग्जाम में जिस तरह आपको तैयारी करनी है, बिल्कुल उसी प्रकार से मैं आपको यहाँ स्लाइड के माध्यम से कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बीए बीएससी बीकॉम के अंतर्गत। और अगर आप अन्य सब्जेक्ट भी देखना चाहते हैं और पहली बार प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। इस चैनल पर मैं अभी तक जो है ना 80 से ज्यादा सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो आपको कोई अन्य सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसके लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स भी अवेलेबल है बीए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए हमारी ओर से। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होता है, और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में तुरंत आपको आपका पूरा बंडल मिल जाता है पीडीएफ के रूप में, है ना। जो जिसमें एक ऐसा होता है ना कि उससे बाहर आपको कुछ भी फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। मार्केट जैसी किताबों जैसे उबाऊ कंटेंट नहीं होता है, एकदम आसान होता है, सरल होता है और बेहतर उदाहरणों के साथ होता है, ताकि आप जो कंटेंट पढ़ें तो पढ़ते ही आप लोगों के दिमाग में स्टोर हो जाए। कैसे मिलता है वो सब्सक्रिप्शन दोस्तों, तो ध्यान रखना, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और वहां पर आप अपने ओल्ड सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए। वहां पर आपको जो सब्सक्रिप्शन की प्रोसेस है वो समझा दी जाएगी। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने फिलहाल अपने सेशन की ओर, और देख लेते हैं कि आज के टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या है। यानी इस पूरे सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पूरे लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो अवसर जो कि व्यंग्यात्मक निबंध है, शरद जोशी जी के द्वारा लिखा गया है, और इस पूरे सेशन में हमें 6 पॉइंटों पर नजर डालनी है। कौन कौन से 6 पॉइंट? देखिए, पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले बात करेंगे शरद जोशी के जीवन परिचय पर। पॉइंट नंबर 2 में अवसर निबंध के सारांश को समझेंगे। प्रश्न टॉपिक पॉइंट नंबर 3 में निबंध का केंद्रीय भाव देखने वाले एकदम संक्षेप में। पॉइंट नंबर 4 में अवसर का चरित्र चित्रण समझेंगे, और पॉइंट नंबर 5 में मनुष्य की प्रवृत्तियों को देखने वाले हैं, और पॉइंट नंबर 6 में व्यंग की प्रासंगिकता को समझने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये 6 पॉइंट आपके सामने जिन पर हमें डिस्कस करना है। अब अगर थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाओगे तो आप समझ जाएंगे कि ये सारे पॉइंट जितने भी मैंने 6 पॉइंट दिए ना, ये अपने आप में प्रश्न है, और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम प्रत्येक स्लाइड में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि अब इनको प्रश्न समझना आवश्यक भी है, क्योंकि वो पुराना वाला जो फॉर्मेट था आपका एमसीक्यूज वाला, वो हट चुका है। अब आपको सब्जेक्टिव टाइप से, थ्योरेटिकल टाइप से आपको पेपर लिखना है, तो लिखने के लिए आपको क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट चाहिए होगा ना। इसीलिए मैं डिटेल में क्लासेस यहाँ पर लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। चलिए, तो पॉइंट नंबर 1 से कहानी की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे शरद जोशी के जीवन परिचय की। दोस्तों, मैंने अब तक जैसा कहा ना कि जो अवसर निबंध है जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो है शरद जोशी जी के द्वारा लिखा गया एक व्यंग्यात्मक निबंध है जो समाज की कमियों और शासन व्यवस्था की कमियों पर तीखा व्यंग करता है, तीखा प्रहार करता है। तो इसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि शरद जोशी जी जो रहे हैं हिंदी साहित्य में व्यंग साहित्य के शिखर पुरुष माने जा सकते हैं या माने जाते हैं। उन्होंने समाज की तत्कालीन जो कमियां थी और शासन व्यवस्था की जो तत्कालीन कमियां थी, उस पर अपनी संपूर्ण रचनाओं के माध्यम से तीखा प्रहार किया है। अगर शरद जोशी जी के जन्म की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में 21 मई 1931 को इनका जन्म हुआ, और इनकी जो अलग अलग कलाकृतियां हैं, यानी कि जो इनकी रचनाएं हैं, रचनाएं कुछ इस माध्यम से रही है, जैसे कि अगर हम बात करें व्यंग संग्रह की, नाटक की या धारावाहिक की, तो दोस्तों व्यंग संग्रह में यानी जो तत्कालीन समाज की कमियों पर या शासन व्यवस्था की कमियों पर या किसी अन्य वस्तु पर जो व्यंग करती है, वो व्यंग संग्रह में
में जीप पर सवार इलिया जो शासन की कमियों को बताती है। रहा किनारे भेंट ये भी एक व्यंग है। उसके अलावा तिलस्म और दूसरी सतह ये ऐसी व्यंगात्मक रचनाएं रही है जिन्होंने तत्कालीन समाज की कमियों को उजागर करने का प्रयास किया है, शासन व्यवस्था में मौजूद कमियों को उजागर करने का प्रयास किया है। इसके अलावा इनके नाटक रहे हैं, एक था गधा उर्फ अलादाद खां और अंधों का हाथी। ठीक है, इसके अलावा धारावाहिक जिनमें से आपने कुछ धारावाहिक तो टीवी पर देखी भी होगी, जैसे कि ये जो है जिंदगी, इसके अलावा विक्रम और बेताल, लापतागंज। ठीक है, तो ये कुछ इनकी प्रमुख धारावाहिक रचनाएं हैं जो इन्होंने रचनाएं लिखी है। ठीक है, इसके बाद में इनको अलग से संपादित किया गया, हालांकि टीवी चैनलों पर वो अलग दूसरी बात है। और मुख्य रूप से जैसे विक्रम बेताल की बात आती है तो रचना शरद जोशी जी की ही थी। लापतागंज जो आपने टीवी पर एक धारावाहिक सीरियल के रूप में देखा, शरद जोशी जी के द्वारा लिखित है। जीवन लेखन शैली की बात करें तो इनकी भाषा बहुत ज्यादा सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं की है, लेकिन इनका जो व्यंग है वो बहुत ही गहरा और मारक होता है। जी हाँ, इनका निधन की बात करें तो 5 सितंबर 1991 में इनका निधन हो गया, शरद जोशी जी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 में अगर बात करें कि जो अप्सर, जिस निबंध की हम बात कर रहे हैं, जो व्यंग्यात्मक निबंध की बात कर रहे हैं, इसे कुछ शब्दों में सामान्य रूप से सारांश के साथ समझ लेते हैं। खाली पूरा निबंध नहीं पढ़ने वाले हम यहाँ क्लासेस में। निबंध पढ़ने के लिए आपके पास किताबें हैं, किताब में निबंध होगा, नहीं हो तो गूगल पे जाकर के निबंध निकाल लीजिए और पढ़ लीजिएगा। हम सिर्फ यहाँ पर उस निबंध के सारांश को समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी आपके सारांश से ही आते हैं, उसके अर्थ से आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं अप्सर निबंध के सारांश की, यानी उसको एक संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, अप्सर जो है शरद जोशी जी के द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें उन्होंने भारतीय अप्सरशाही और उसकी कार्यशैली का पूरा स्ट्रक्चर बनाकर तैयार किया है, खाका खींचा है, जिसे हम कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझ सकते हैं। अभी नोट डाउन करने का प्रयास मत कीजिएगा, मैं साइड बोर्ड से साइड में हो जाऊंगा, तब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके ना। पहले आप इस पूरे तथ्य को समझ लीजिए। अगर बात करें अप्सर के निर्माण की, इस निबंध के माध्यम से, क्योंकि मैंने कहा ना कि व्यंग्यात्मक निबंध है, सरकार के प्रशासन यानी अफसरशाही पर व्यंग कसते हुए यह निबंध लिखा गया है। तो अफसर के निर्माण की जब बात करें तो अफसर कोई जन्मजात प्राणी नहीं होता, यानी अफसर कोई जन्म से नहीं होता, बल्कि यह एक माइंडसेट है, यानी मनोवृत्ति है। जब किसी साधारण मनुष्य को कुर्सी और अधिकार मिल जाते हैं तो वह अफसर बन जाता है। ये सारी बातें निबंध के अनुसार बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, अफसर निबंध के अनुसार ही बोल रहा हूं मैं, अपनी तरफ से कुछ भी लेकर नहीं आया यहां पर। ठीक है, निबंध के तथ्यों को ही छोटा करके मैं आपको समझा रहा हूं सारांश के रूप में। इसके अलावा बदलाव की प्रक्रिया का भी उल्लेख इस निबंध में किया गया है, यानी कुर्सी पर बैठते ही व्यक्ति की भाषा, चाल ढाल और व्यवहार स्वतः ही बदल जाता है। वह सामान्य जनता से कट सा लगने लगता है, कट सा जाता है, यानी कट जाता है, उनसे दूर रहने लगता है। तो यह है बदलाव की प्रक्रिया। क्या? अधिक कुर्सी और अधिकार। तो कुर्सी और अधिकार मिलते ही व्यक्ति की भाषा बदल जाती है, व्यक्ति की चाल ढाल बदल जाती है, व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है। वहीं काम टालने की कला भी इसमें बताई गई है। जैसे निबंध में दर्शाया गया है कि एक अफसर का असली काम समस्याओं का समाधान करना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, निबंध में क्या बताया गया है कि एक अफसर है, ऑफिसर है, उसका काम समस्याओं का समाधान करना नहीं है, बल्कि फाइलों को एक मेज से दूसरी मेज पर खिसकाना और काम को टालना ही एक अफसर का वास्तविक और सच्चा काम है, निबंध के अनुसार। यानी ये निबंध में ये बोल करके तंज दिया जा रहा है, व्यंग किया जा रहा है, तंज कसा जा रहा है ना। इसके अलावा अधीनस्थों पर रोब, तो अफसर अपने छोटे कर्मचारियों जैसे क्लर्क, चपरासी आदि पर रोब गालिब करता है और अपने से बड़े अफसरों के सामने जी हुजूरी करता है। तो ये अफसर निबंध का छोटा सा सारांश, और इसी के माध्यम से पूरे निबंध की रचना की गई है। निबंध में इन बातों को ज्यादा हाईलाइट किया गया है। साइड में होगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, जो नोट डाउन कर रहे हैं वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 में, जो निबंध हम देख रहे हैं जिसका सारांश हमने पढ़ा, इसका एग्जैक्टली जो केंद्रीय भाव है वो क्या है। तो अब तक आप समझ चुके होंगे
कि किस पर लिखा गया है, शासन की जो अव्यवस्था है उस पर लिखा गया है ना। तो इस व्यंग का मुख्य उद्देश्य सरकारी तंत्र यानी जो अफसरशाही है, तो अफसरशाही ने सरकारी तंत्र की लाल फीताशाही, कामचोरी और संवेदनहीनता माफ कीजिएगा संवेदनहीनता पर प्रकाश डाला गया है। कुल मिलाकर के सरकारी तंत्र की जो लाल फीताशाही है, कामकाज में देरी, फाइल को एक मेज से दूसरे मेज पर खिसकाने वाली है ना, कामचोरी जिसको बोला जाता है, या कामचोरी और संवेदनहीनता, संवेदनहीनता यार हिलता कहां लगा, संवेदनहीनता, इनको उजागर किया गया है कि प्रशासन में किस प्रकार से, ठीक है, इन्होंने जगह घेर रखी है। इसके अलावा लेखक ये संदेश भी देना चाहते हैं कि पद और कुर्सी मिलते ही जब मनुष्यों में अहंकार आ जाता है तो वह जनता का सेवक बनने के बजाय स्वयं को जनता का स्वामी मानने लगता है। और यही केंद्रीय भाव है। अगर इस निबंध के केंद्रीय भाव के एग्जैक्ट पॉइंट की बात करें तो प्रशासन तंत्र की कमियों को उजागर करना ही इस निबंध का केंद्रीय भाव माना जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अफसर का चरित्र चित्रण, अफसर का चरित्र चित्रण यानी कि चरित्र की विशेषताएं भी इसको आप ले सकते हो। 2 पॉइंट में इस पॉइंट नंबर 4 को 2 तथ्यों में आप शामिल कर सकते हो, यानी अफसर का चरित्र चित्रण भी लिख सकते हो, पॉइंट बना सकते हो, या फिर अफसर के चरित्र की विशेषताएं भी आप इस पॉइंट को बना सकते हो। क्लियर है? अगर एग्जाम में पूछ ले जाए कि अफसर की चरित्र की विशेषताएं बताइए तो आप संभवतः ये पॉइंट लिख सकते हो। सबको एक साथ ओपन कर लेते हैं, फिर लेते हैं पॉइंट, यहां पर पेन। चलिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में अहंकारी और संवेदनहीन जो अफसर होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक, फिर से एक आ गया, फिर 2 3, तो यह है ना, माइंड मत करना, समझ जाएगा, मिसप्रिंट हो चुका है। एक की जगह ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है ना। इतना तो थोड़ा सा कुछ समझ लीजिएगा ये। चलिए, तो अहंकारी और संवेदनहीन यानी अफसर बनते ही व्यक्ति आम जनता की तकलीफों से दूर हो जाता है, उसके लिए नियम कानून इंसान से बड़े बनने लग जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दोगला व्यवहार यानी मातहतों यानी सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं उनके साथ में काम करने वाले, उनके प्रति कड़क, रोबीला और दयाहीन वाला व्यवहार, और उच्च अधिकारियों के प्रति चापलूस और विनीत का यानी जो मातहत होते हैं ना, यानी कि जो उनसे नीचे के कर्मचारी होते हैं, उनके अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, उनके प्रति तो उनका जो स्वभाव होता है वो कड़क होता है, रोबीला, रोब जमाने वाला होगा, दयाहीन होगा, दया नहीं दिखाएंगे। लेकिन उच्च अधिकारी आ जाए तो चापलूसी करने से बाज नहीं आते, यानी दो गलत प्रकार का व्यवहार इन अफसरों का होता है सब निबंध के अनुसार। ठीक है, फाइलों का जादूगर, देखिए वह हर बात के लिए फाइल, नियम और प्रक्रिया का बहाना बनाता है, फाइल, नियम और प्रक्रिया का बहाना बनाना। इसके अलावा उत्तरदायित्व से बचना यानी अफसर कभी भी किसी काम की जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेता, यदि काम सफल हुआ तो उसका श्रेय खुद लेगा, और अगर निष्फल हुआ, हार गया या विफल हो गया तो निचले कर्मचारियों पर ढोल देता है कि उसकी गलती नहीं थी। तो ये अफसर के इस निबंध में अफसर निबंध में दिए गए अफसर के का चरित्र चित्रण है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे मनुष्य की प्रवृत्तियां। मनुष्य की प्रवृत्तियों के अंतर्गत शरद जोशी ने इस निबंध के माध्यम से मनुष्य की कुछ बुनियादी प्रवृत्तियों को उजागर करने का प्रयास किया है। पद का नशा, कुर्सी या अधिकार मिलते ही मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है, यानी कुल मिलाकर मनुष्य की प्रवृत्ति की यहां बात की जा रही है, मनुष्य की प्रवृत्ति की बात की जा रही है। पद मिलेगा, कुर्सी मिलेगी, अधिकार मिलेंगे तो क्या होगा, स्वभाव में बदलाव आएगा, है ना, सुविधा भोगी प्रवृत्ति बन जाएगी उसकी। उसके अलावा चाटुकारिता भी उसके अंदर आ जाएगी, फ्लैटरी। कैसे, देखिए, सुविधा भोगी प्रवृत्ति का जैसे कम से कम काम करके अधिक से अधिक सुविधा और सम्मान पाने की इच्छा रखना, इसे अफसर के स्वभाव बन जाता है। चाटुकारिता की बात करें तो अपने से शक्तिशाली के आगे झुकना और कमजोर को दबाना, इनकी एक सामान्य सी प्रवृत्ति बन जाती है, और जो कि आम मनुष्य की भी होती है, जरूरी नहीं कि अफसरों की हो, ये सारी प्रवृत्तियां आम व्यक्ति की भी होती है। लेकिन इस निबंध में शरद जोशी ने जो है बुनियादी प्रवृत्तियों को उठाया है जो कि अफसर के अंदर आवश्यक रूप से पाई जाती है, जो अफसर निबंध के माध्यम से शासन की प्रवृत्तियों को उजागर करने का प्रयास किया, शासन की जो हीन प्रवृत्तियां हैं उनको उजागर करने का प्रयास किया है।
संभवतः। और इसके बाद में पॉइंट नंबर 6 में हम बात करेंगे, पॉइंट नंबर 6 में व्यंग की प्रासंगिकता। व्यंग की क्या प्रासंगिकता रही है, यानी व्यंग की प्रासंगिकता समझ रहे ना आप लोग कि आज इस व्यंग की जरूरत क्यों है। क्या जोशी जी जो है ऐसे ही बस फ्री बैठे हुए थे तो उन्होंने व्यंग कर दिया, मन में आया तो, या फिर उसकी कुछ प्रासंगिकता भी है, आज महत्व भी है, इसकी आवश्यकता भी है। दोस्तों यह व्यंग आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना जब लिखा गया था उस समय प्रासंगिक था। आज भी कायम लाल फीताशाही। आपको क्या लगता है कि प्रशासन तंत्र में लाल फीताशाही आज नहीं है? जाइए कभी सरकारी कार्यालयों में काम करवाने के लिए, आपको पता चल जाएगा जो काम सिर्फ 2 मिनट का होता है ना, उसके लिए आपको सुबह से शाम तक इंतजार करना पड़ सकता है। और संभवतः हो सकता है कि वो उस दिन काम ना भी हो, अगले दिन फिर से आपको बुला लिया जाए, सिर्फ 2 मिनट के काम के लिए, सिर्फ एक साइन करने के लिए। तो वही तो लाल फीताशाही है भाई। तो आज भी आम आदमी को किसी छोटे से सरकारी काम के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, चप्पलें घिस जाती, छोटे से काम जैसे प्रमाण पत्र बनवाना हो, राशन कार्ड आदि बनवाना हो, छोटे छोटे काम। वही डिजिटल युग में भी पुरानी मानसिकता, क्या सही है ये? आज चूंकि डिजिटल युग है, लेकिन क्या पुरानी मानसिकता आज नहीं है? एग्जैक्टली है। भले ही आज फाइलों को डिजिटल हो गई हो, लेकिन अप्सरी मानसिकता आज भी नहीं बदली है। उदाहरण देख लीजिए, यदि किसी सड़क में गड्ढा है तो नागरिक सुरक्षा से ज्यादा यह देखता है कि सड़क किस विभाग के अंतर्गत आती है। जब तक विभागों के बीच कागजी कार्यवाही चलती है, आम जनता परेशान होती रहती है। एक विभाग से दूसरे विभाग तक फाइल नाचती रहेगी, लेकिन काम नहीं हो पाएगा। वो संभवतः जब तक काम पूरा होगा या काम जब शुरू होगा, तब तक वो समस्या जड़ से खत्म हो चुकी होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये था हमारा लेक्चर नंबर 10, जिसमें हमने बात की शरद जोशी जी द्वारा लिखित अप्सर व्यंग्यात्मक निबंध की। कल वाले सेशन में बात करेंगे हम लेक्चर नंबर 11 के अंतर्गत हमारी ग्रामर चालू हो रही हिंदी में, है ना। शब्द रचना से हम कहानी को शुरुआत करेंगे, जिसमें शब्द रचना में तत्सम, तद्भव, उपसर्ग और प्रत्यय आदि शब्दों को समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूं सेशन आपको आज का अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दें। इसके अलावा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 3rd ईयर तक मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं, आपको विद क्लास नोट्स के साथ में आप लोगों को पढ़ा सकूं और ऑल सब्जेक्ट पढ़ा सकूं। उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना होगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा अगर आप अन्य सब्जेक्ट अभी पढ़ना चाहते हैं या इसका इंग्लिश वाला वर्जन देखना चाहते हैं, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो जल्दी से जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में, आपको ऑल सब्जेक्ट वहां मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं, जो हमारे द्वारा आसान भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के साथ लिखा गया है, संभवतः अत्यधिक उदाहरणों के साथ में, प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक उत्तर में जो है हमने उदाहरणों का प्रयोग किया, ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए। तो अगर अच्छे कंटेंट के साथ अगर आप पीडीएफ कोर्स परचेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए 399 का सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना होता है। उसके लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। बाकी प्रोसेस आपको व्हाट्सअप पर समझा दी जाएगी, बता दी जाएगी। मिलेंगे अगले सेशन में। सेशन हेल्पफुल रहा है तो मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, सेशन को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं। मिलेंगे कल वाले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।